नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का 10वां चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक और इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 10। तो इस अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो सत्य असत्य प्रश्नों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो कथन सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है और जो असत्य है उसके आगे असत्य लिख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला खंड इसका दिया हुआ है उसमें लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया है वो क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है, क्योंकि अभी आपने इसके पहले अभ्यास में पढ़ा है सूत्र कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल से छोटा होता है। इसका मतलब ये कथन असत्य है। इसके बाद दूसरा खंड दिया है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या अलग अलग दो संख्याओं से विभाजित होती है तो क्या उनके गुणनफल से सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी? तो पूर्णतः विभाज्य हो सकती है, लेकिन जो सदैव दिया हुआ है तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक संख्या 12 ले लेते हैं, 12 देखते हैं कि 6 से पूर्णतः विभाज्य होती है, और 12 जो है 12 स्वयं से विभाज्य होगी। या फिर मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 12 6 से भी विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। अब इन संख्याओं का यदि हम गुणनफल करते हैं तो 6 और 4 की गुणा कितनी हो जाती है, 24। तो 6 और 4 की गुणा हो जाती है 24, लेकिन जब 24 से 12 को भाग करेंगे तो 24 बड़ी संख्या है और 12 क्या है, छोटी संख्या है, तो इससे पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर यही जो कह रहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसी कुछ संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं, ऐसे कि मान लीजिए कोई संख्या आप लीजिए वो अलग अलग दो संख्याओं से विभाज्य हो रही हो तो उनके गुणनफल से भी हो सकता है विभाज्य हो जाए, लेकिन सदैव का मतलब यही है। अब यहाँ पर 12 का आपने एग्जाम्पल देखा कि 12 6 और 4 से विभाज्य होती है पूरा पूरा, लेकिन इनका जब गुणनफल करते हैं तो 12 से ही ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। तो हाँ, ये कथन सत्य है कि सहभाज्य संख्याओं में अक्सर क्या होता है कि एक भाज्य होगी और एक अभाज्य संख्या होती है। तो अगला दिया है कि अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए 3 एक अभाज्य संख्या है, एक 5 अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा, सहभाज्य, क्योंकि इनके गुणनखंडों में एक ही केवल ऐसा गुणनखंड होगा जो, यानी कि अगर जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो वो सहभाज्य। तो 3 और 5 ऐसे कई जोड़े बन सकते हैं, 5 और 7। तो अब अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। अगला दिया है किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर यदि 2 से विभाज्य संख्या होना है तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। 2 की विभाज्यता यही है कि यदि इकाई के स्थान पर सम संख्या है या 0 2 4 6 8 में से कोई अंक है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जबकि यहाँ पर विषम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कथन असत्य है। अगला दिया है कि 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पर 4 से भाग करने के लिए आपको क्या देखना होता है कि दाहिनी तरफ से, यानी इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या, यहाँ पर देखते हैं इकाई और दहाई, तो 24 बन रहा है, तो दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 4 है, तो संख्या बन जाएगी 24। 24 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये 724 जो है ये भी 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। 2 की विभाज्यता में आपको केवल इकाई का अंक देखना है, 4 की विभाज्यता में क्या करना है, 2 अंक लेना है दाहिनी और इकाई, उससे बने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होती तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद 7वें खंड में दिया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। हाँ, ये कथन सत्य होगा, क्योंकि 12 को 3 से जब भाग करते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो जो संख्या 12 से विभाज्य होगी वह इसके गुणनखंड यानी कि अपवर्तक से 3 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पर दिया है कि दी गई संख्याओं का लासा
उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या, जैसे कोई दो संख्या दी गई, उनका जब आप लासा ज्ञात करेंगे तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। जो लासा होता है दी गई संख्याओं से बड़ा ही होता है। सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसके बराबर हो सकता है या उन संख्याओं से बड़ा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ पे दिया है किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि किन्हीं संख्याओं का जो लासा होता है उनके मासा का अपवर्त होता है, यानी कि मासा का गुणज होता है। यदि लासा को मासा से भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग पूर्णतः विभाजित होता है, तो लासा मासा का अपवर्त होता है, ये कथन असत्य हो जाएगा। लास्ट दिया है 10 नंबर में कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। तो सहभाज्य संख्याएं हम उन्हीं को कहते हैं जिनका HCF एक होता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी जैसे 13, 23, 26 और 40, तो इन संख्याओं के प्रथम 5 अपवर्त लिखने। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो यहाँ पर जैसे 13 के प्रथम 5 अपवर्त लिखने हैं तो 13 का 5 तक पहाड़ लिखना है। पहला हो जाएगा 13, दूसरा 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चक्कू 52 और 13 पचे 65। यानी कि इन संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा आपको करनी है, तो प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार 23 में 1 से गुणा कराएंगे 23 होगा, 2 से गुणा कराएंगे 46 होगा, तो 23, 46, फिर 23 या 69, 23 चक्कू 92 और उसके बाद 23 पंजे 115। तो 23, 46, 69 और 92, 115 इनके क्या हो जाएंगे, प्रथम 5 अपवर्त हो जाएंगे। तो इन संख्याओं में आपको क्या करना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से गुणा करा करके लिख देना है, प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। 15 किसका अपवर्तक है, इसका मतलब यहाँ पर जो 3 संख्याएं दी है, इन तीनों संख्याओं में एक संख्या ऐसी होगी जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 15 उसका अपवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला ऑप्शन दिया है 3125। अब 15 के गुणनखंड जब हम करते हैं तो क्या होता है, 3 गुणे 5। या तो आप 15 से भाग करके देख लें प्रत्येक संख्या को, या तो फिर आप जो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 15 के गुणनखंड जब आप करते हैं तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो कोई संख्या जो कि यदि 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, वो संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 की विभाज्यता कहती है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 5 की विभाज्यता कहती है कि इकाई पर 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में देखते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इससे ये संख्याएं जो है 5 से तो तीनों विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो 15 जिस उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या देखते हैं, इनमें अंकों का योग करते हैं, 3 और 1 को जोड़ते हैं 4, 4 2 6, 6 5 कितना आता है 11। तो इसमें अंकों का योग 11 आया हुआ है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्या 5 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब 15 इसका अपवर्तक नहीं होगा, यानी कि ये संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में जो संख्या दी उसको देखते हैं। यहाँ पर अंकों का योग करते हैं तो 1 + 2 3, 3 2 5, 5 और 9 जोड़ेंगे 9 5 14 और 4 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18। तो 3 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योग कितना आया है 18, और इकाई पर चूंकि 0 है जो कि 5 की विभाज्यता है, तो यहाँ पर ये संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब ये 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या चेक करते हैं। यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो 5 1 6 7 2 9 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18। तो यहाँ पर भी अंकों का योग कितना आया है, 18 आया हुआ है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, और इकाई पर चूंकि 0 है तो ये संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका मतलब चूंकि 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 15 से भी ये संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में इसका दूसरा और तीसरा दोनों खंड सही उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि 5904 और 4848 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का मासा आप दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। या तो गुणनखंड पहले कर लीजिए इन संख्याओं के, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करिए, या फिर भाग विधि से मासा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भाग विधि का प्रयोग किया है। तो भाग विधि के लिए क्या करते हैं कि जैसे दो संख्याएं दी हैं तो यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या पहचाननी होती है। तो यहाँ पर 4848 5904 से छोटी संख्या है,
तो 4848 से 5904 को भाग करना है। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे आप तो एक बार भाग लगेगा तो 4848 से कम 4848 होगा। इसके बाद यहाँ से जब घटाएंगे तो यह बच जाता है शेष 1056। अब जो शेष बचता है उससे प्रथम भाजक को पुनः भाग करते हैं। तो यहाँ पर 1056 से भाग करेंगे 4848 को, जो कि 4 बार भाग लगेगा। 4 बार यदि 1056 की गुणा करते हैं 4 से तो आ जाता है 4224। और यहाँ पर जब 4848 से घटाते हैं तो बचता है शेषफल 624। इस 624 से पुनः 1056 को भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार भाग लगेगा। 624 घटाने पर बच जाता है 432। इसके बाद इस 432 से पुनः 624 को भाग करेंगे, एक बार भाग लगाएंगे। 432 से कम 432, तो यहाँ पर शेषफल बचता है 192। अब 192 से 432 को भाग लगाएंगे तो 2 बार में आ जाता है 384 और यहाँ पर शेष बचता है 48। फिर इस 48 से 192 को भाग करेंगे जो कि 4 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल आ जाता है 0। तो जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 48। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। यहाँ पर जो 4 छात्र हैं, पहला छात्र उस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में उसको 30 सेकंड लगते हैं, दूसरे छात्र को 40 सेकंड, तीसरे छात्र को 50 सेकंड और चौथे छात्र को 60 सेकंड लगते हैं। यानी कि इन चारों छात्रों को मैदान का पूरा चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगता है। अब यदि मान लेते हैं कि किसी बिंदु से वो दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे पुनः उसी बिंदु पर एक साथ आएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इनका लासा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 30, 40, 50 और 60 सेकंड का लासा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा है पहले छात्र को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 30 सेकंड। इसी प्रकार दूसरे छात्र को समय लगता है 40, तीसरे छात्र को 50 सेकंड और चौथे छात्र को 60 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ पर 30, 40, 50 और 60 का लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे यहाँ पर और इनका जो भागफल होगा वो लिखना होता है। तो 2 से जब 30 को भाग करते हैं तो 15 आएगा, 40 को भाग करेंगे 20 आएगा, 50 को भाग करेंगे 25 आएगा और 60 को भाग करेंगे तो 30 आएगा। इसके बाद चूंकि 2 से भाग होने वाली संख्याएं इसमें अभी शेष हैं तो पुनः 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 2 से 15 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसलिए 15 ऐसे उतार लेंगे। 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, 25 भी ऐसे लिख लेना है। 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर अभी 10 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 से एक बार और विभाजित करेंगे, बाकी की संख्याएं वैसे ही उतार लेंगे। इसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15 होता है, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 25 को भी ऐसे लिख लेंगे और 3 पचे 15। अब यहाँ पर जो संख्याएं 5 से विभाजित होंगी तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा और 5 एकम 5। एक बार 5 से और विभाजित करेंगे तो प्रत्येक संख्या के नीचे यहाँ पर एक एक आ जाएगा। अब ये जो संख्याएं आई हैं इन संख्याओं की आपस में कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर लासा बराबर आ जाएगा, इन सब की गुणा होती है 600। तो अतः 600 सेकेंड। अब 600 सेकेंड को यदि मिनट में बदलेंगे तो इसको 60 से भाग करेंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। यानी कि 10 मिनट के पश्चात वे पुनः उसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। ऑप्शन है 25, 49, 63 या फिर 105। तो यहाँ पर एक सूत्र है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या फिर संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, एक तो मासा, दूसरा लासा, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन चारों चीज़ों में से यदि आपको कोई 3 ज्ञात हैं तो आप चौथी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मासा और लासा ज्ञात है, एक संख्या ज्ञात है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बन जाएगा तो उनके मासा और लासा के गुणनफल को जो संख्या एक ज्ञात है इससे भाग कराना होगा और उसके बाद दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कि सूत्र है दूसरी संख्या का मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो यहाँ पर मासा 35 है और लासा 525 है, पहली संख्या कितनी है 175 दी हुई है।
35 से 175 5 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 35 एकम 35, 35 पंजे 175 होता है। अब इस 5 से 525 को भाग करेंगे तो 525 बटा 5 पहले लिख लेना है, फिर 5 एकम 5 इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 105। यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो 105 होगी, पहली संख्या 175 है और इनका मासा 35 और लासा 525 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। यहाँ पर दो टंकियाँ हैं, एक पे 72 लीटर और एक पे 116 लीटर दूध है। आपको बड़ी से बड़ी नाप का बर्तन बताना है जिससे कि दोनों टंकियों में जो दूध भरा है उसको पूरा पूरा नापा जा सके। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में क्या ज्ञात करते हैं, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताना है, यानी कि इस प्रश्न में आपको 72 और 116 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि पहली टंकी में दूध बराबर 72 लीटर, दूसरी टंकी में दूध 116 लीटर। अब 72 और 116 में 72 छोटी संख्या है तो 72 से 116 को भाग करना है। एक बार भाग लगाएंगे तो 72 एकम 72, यहाँ पर घटाने पर 44 शेष बचता है। इस 44 से 72 को भाग करेंगे तो 44 एकम 44, यहाँ पर 28 शेष आ जाएगा। 28 से पिछले भाजक 44 को भाग करेंगे तो 28 एकम 28, यहाँ पर घटाने पर 16 शेष आएगा। 16 से 28 को भाग करेंगे तो 16 एकम 16, यहाँ पर घटाएंगे तो 12 शेष आएगा। और 12 से जब 16 को भाग करेंगे तो 12 एकम 12, तो यहाँ पर 16 से 12 घटाने पर 4 आ जाता है। और इस 4 से जब पिछले भाजक 12 को भाग करते हैं तो 4 तियाँ 12, 3 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट संख्या है ये 4 है, जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आया है। तो अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन जो उसकी माप होगी वो 4 लीटर होगी, जिससे इन दोनों टंकियों में जो 72 लीटर 116 लीटर दूध है वो पूरा पूरा मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है, यानी कि कमरे की लंबाई 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई 425 सेंटीमीटर है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे, यानी कि जितनी बड़ी से बड़ी टाइल लगाई जाएगी उतनी ही टाइलों की संख्या कम रहेगी। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी नाप की वर्गाकार टाइल पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको 300 और 425 इनका HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्श की लंबाई 300 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 425 सेंटीमीटर दी है। और यहाँ पर 300 और 425 का जब मासा ज्ञात करेंगे तो भाग विधि का यूज यहाँ पर करते हैं। तो 300 से भाग करना है 425 को, 300 एकम 300, यहाँ पर 125 शेषफल बच जाएगा। अब इस 125 से 300 को भाग करना है तो 125 का दूना लगाएंगे तो 250 होगा। और 250 जब 300 से घटाएंगे तो यहाँ पर 50 शेष बचता है। इस 50 से 125 को भाग करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 25। और इस 25 से 50 को भाग करने पर 25 दूना 50, शेषफल आ जाएगा 0। तो इसका मासा जो हो जाएगा 300 और 425 का वो 25 होगा। तो अतः वर्गाकार टाइल की माप, चूंकि टाइल की जो लेंथ यहाँ पर आई है 25, चूंकि वर्गाकार टाइल है इसलिए 25 बाई 25 सेंटीमीटर माप का टाइल होगा, जिससे लगाने पर 300 गुणे 425 माप का जो ये कमरा है उसमें कम से कम टाइलों की संख्या लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इन हौजों में जो पानी है, एक पे 330 लीटर, दूसरे में 375 और तीसरे में 450 लीटर पानी है। यहाँ पर उस बड़ी से बड़ी माप का पीपे की मतलब धारिता बतानी है जिससे इनसे पानी जो है पूरा पूरा निकाला जा सके। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी माप का धारिता का बर्तन बताना है, इसलिए इनका HCF आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो तीनों संख्याएं दी उनको लिख लेना है। पहली संख्या 330, दूसरी 375 और तीसरी संख्या है 450। अब यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं आपको ले लेनी है, तो हमने पहली दो संख्याएं ले ली हैं 330 और 375। तो यहाँ पर 330 से 375 को भाग करेंगे, एक बार भाग लगाएंगे, 330 एकम 330, घटाने पर यहाँ पर 45 बच जाता है। इस 45 से 330 को भाग करेंगे, यहाँ पर 7 बार भाग लगेगा तो आ जाएगा 315। 330 से 315 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 शेष आएगा। अब इस 15 से पिछले भाजक 45 को भाग करेंगे, चूँकि 15 3 बार में 45 आता है तो 15 तियाँ 45, शेषफल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो 15 आया है इन दोनों का मासा
तो यहाँ पर अगर जो तीसरी संख्या 450 वो भी इससे विभाजित हो जाती है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो 15 से 450 को भाग करके देखते हैं। 15 तियाँ 45 लगाएंगे, यहाँ पर घटाने पर 0 हो जाएगा। अगला अंक 0 है, उतारेंगे और 0 बार पहाड़ा लगाएंगे तो 15 0 0, तो शेषफल हो गया यहाँ पर 0। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो 15 होगा। तो अतः बड़ी से बड़ी माप जो होगी वो 15 लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संकेत दिया हुआ है कि 804 से आपको 5 घटाना है तो आ जाएगा 799, और 1745 से 6 घटा लेना है तो आ जाएगा 1739। अब इन दो संख्याओं का जो मासा होगा वही अभीष्ट संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें क्रमशः शेष बचते हैं, जैसे 2 संख्याएं 3 संख्याएं दी हैं तो उनमें क्रम से कुछ शेष भी बच रहा है, तो सबसे पहले उन शेष को घटा लेना होता है और घटाने के बाद जो संख्याएं आती हैं उन्हीं का HCF ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो 804 संख्या है उसमें से 5 घटाने पर 799 बचा, और 1745 से जो शेष बच रहा है 6 उसको घटाने पर 1739 बचा। अब ये जो संख्याएं आई 799 और 1739, इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो 799 से 1739 को भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लगेगा तो 1598 आएगा। घटाने पर यहाँ पर शेषफल बच जाता है 141। अब इस 141 से भाग करना है 799 को, यहाँ पर 5 बार भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 705। घटाने पर यहाँ पर 94 बचता है। 94 से 141 को भाग करेंगे, 94 कम 94, यहाँ पर 47 शेष बचेगा। 47 से जब 94 को भाग लगाते हैं तो 2 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया 47, तो अतः अभीष्ट संख्या 47 होगी, जिससे यदि 804 और 1745 को भाग किया जाता है तो क्रमशः 5 और 6 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिससे यदि हम 590 को भाग करें, 908 को भाग करें तथा 1014 को भाग करें तो प्रत्येक दशा में एक ही शेष आए, यानी कि समान शेष बचे। तो इन प्रश्नों में आप देखते हैं कि जो 3 संख्याएं दी हैं, इन तीनों संख्याओं में पास पास की 2 संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है। तो यहाँ पर 908 से 590 को घटाते हैं तो अंतर आता है 318। 1014 से 908 को घटाते हैं तो उत्तर आता है यहाँ पर 106। तो यहाँ पर जो 318 और 106 है, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, मासा, और जो मासा आएगा वही अभीष्ट संख्या होगी। तो यहाँ पर 908 से 590 घटाने पर जो संख्या 318 आई और 1014 से 908 घटाने पर जो 106 आया, इन दोनों का HCF जब ज्ञात करते हैं तो 106 से 318 को भाग लगाएंगे। चूँकि 3 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 106 से 318, अतः इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा 106 ही होगा। तो अतः 106 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचेगा वो समान बचेगा। प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तर का सही विकल्प छांटिए। इसके खंड का में प्रश्न दिया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑप्शन मिल जाते हैं 12, 24, 36 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में 10, 20, 30, तीसरे ऑप्शन में 5, 10, 15 और चौथे ऑप्शन में है 4, 8 और 12। तो यहाँ पर जो 3 संख्याएं दी हैं उनका HCF 12 है, तो आपको ज्ञात करना है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न को आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं और इसको हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर जो 12 मासा दिया हुआ है, आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्याएं जो होती हैं 2 या 3 जिनका भी हम HCF ज्ञात करते हैं, तो जो उन संख्याओं का HCF होता है वह उन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं कोई, उनका HCF ज्ञात करेंगे तो जो HCF आएगा वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। 3 संख्याएं तो तीनों संख्याओं का भी जो मासा आएगा वो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ पर आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे देखते हैं कि पहला ऑप्शन है इसमें 12, 24, 36, ये तीनों संख्याएं 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पर 10, 20, 30 में यहाँ पर ना तो 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, ना 20 और ना ही 30। उसके बाद 5, 10, 15 में भी ये कोई भी संख्याएं 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। 4, 8, 12 में केवल 12 ऐसी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाजित होती, बाकी 4 और 8 नहीं होती है। तो इन ऑप्शन के आधार पे
आप जान चुके होंगे कि इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो 1:2:3 के अनुपात में संख्याओं का अनुपात दिया है, तो इन अनुपात में आप x से गुणा करा लेंगे, उसके बाद संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी और जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उनका जो एचसीएफ दिया हुआ है इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्याओं में जो अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है। अब जब अनुपात दिया रहता है तो उसमें हम x से गुणा कराते हैं, तो 1 और x की गुणा 1x होगी, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगी। यानी पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x होगी। अब इन संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है 12, तो हम इन संख्याओं का अलग से यदि एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 2x बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे x, x को x करके या 1 गुणे x करके लिख सकते हैं, 3x को 3 गुणे x करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन होगा तीनों संख्याओं में, तो देखते हैं आप यहाँ पर x तीनों में कॉमन है तो इनका जो मासा हो जाएगा वो x होगा। अब चूंकि प्रश्न के अनुसार एचसीएफ इनका कितना दिया हुआ 12 और हमारा एचसीएफ कितना है x, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो x बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब x बराबर 12 है तो यहाँ पर गुणा करा देंगे, तो पहली संख्या x थी यानी कि 12 ही होगी, दूसरी संख्या 2x यानी कि 24 हो जाएगी, तीसरी संख्या 3x थी यानी कि 12×3 36 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन दिया है 12, 24, 36 इसका सही उत्तर होगा। इसके खंड खा में दिया है 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है 9 मीटर, 18 मीटर, 51 मीटर या फिर 4.5 मीटर। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जो मासा होगा इन तीनों संख्याओं का वही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो 3 संख्याएं दी हैं 36, 45 और 63, तो यहाँ पर पहली 2 संख्याएं 36 और 45 ली गई हैं। 36 से 45 को भाग किया गया, एक बार भाग लगेगा तो 36 से कम 36 यहाँ पर घटाने पर शेष आ जाएगा 9। 9 से भाग करेंगे 36 को तो 9 चौक 36 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अब इस संख्या 9 से जो तीसरी संख्या 63 है इसको भाग करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अतः जो गुटके की लंबाई होगी वो अधिकतम 9 मीटर होगी। तो ये तीनों संख्याएं यानी कि जो लकड़ी के लट्ठे की लंबाई है ये पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। यहाँ इसके गा पार्ट में दिया हुआ है नापने के 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है? ऑप्शन है पहला 0.96 मीटर, दूसरा 19.20 मीटर, तीसरा 9.60 मीटर और चौथा है 96 मीटर। तो यहाँ पर इन संख्याओं का आपको लासा ज्ञात करना है 64, 80 और 96 का। जो संख्या आएगी वही इनका अभीष्ट आंसर होगा, जो संख्या आएगी वही इनका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि तीनों छड़ की लंबाइयाँ जो दी हैं क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर हैं। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से भाग करेंगे 64 को तो 32 आ जाएगा, 80 को 2 से भाग करेंगे 40 और 96 को 2 से भाग करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसके बाद पुनः 2 से भाग लगाएंगे तो 32 की जगह पे आपको 16 लिख देना है, 40 की जगह पर 20 और 48 की जगह पर 24 लिख लेना है। फिर एक बार 2 से भाग कराएंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है, 2 दशाओं 20 होता है, 12 दूनी 24 होता है। अभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं तो 2 से पुनः भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर एक बार 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे लिख लेंगे, 2 तियां 6। पुनः एक बार 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। उसके बाद एक बार 3 से भाग करना और एक बार 5 से भाग करना है। तो इन संख्याओं को गुणा के रूप में ऐसे लिख लेना है और इनकी जब गुणा करनी है तो आ जाएगा 960। चूंकि ये संख्याएं सेंटीमीटर में दी थी इसलिए 960 भी सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखते हैं तो मीटर में दिए हुए हैं, तो इस 960 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग कराते हैं और 100 से भाग कराने पर दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं यानी कि 9.6 मीटर। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का यानी कि 9.6 मीटर लंबाई का जो कपड़ा होगा तो वो 64 सेंटीमीटर वाली छड़ से, 80 सेंटीमीटर वाली छड़ से और 96 सेंटीमीटर छड़ से किसी भी छड़ से पूरा पूरा मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 है कि तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें
तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी संख्याएं दी रहती हैं इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर 48, 72 और 108 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। चूंकि ये सेकंड दिए हैं इसलिए जो भी लासा इनका आएगा वो सेकंड में होगा, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों संख्याओं को 48, 72 और 108 को इस प्रकार से लिख लेना है और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करने पर 48 को 24 आएगा और 72 को भाग करेंगे तो 36, 108 को भाग करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसके बाद पुनः 2 से भाग करेंगे, जब तक 2 से कटने वाली संख्याएं रहेंगी तब से 2 से भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग करने पर 12 दूनी 24 होता है, 18 दूनी 36 होता है और 27 दूना 54 होता है। पुनः 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 2 नाम 18 और ये 27 ऐसे लिख लेना है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती है। इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6, 9 को भी ऐसे लिख लेना है और 27 भी। इसके बाद 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 9 27। इसके बाद फिर एक बार 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार 3 बच जाता है और लास्ट में एक बार और 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि प्रत्येक संख्या के नीचे यहाँ पर एक एक आ जाएगा। अब इन संख्याओं की आपस में गुणा करा लेनी है। गुणा करने पर आ जाता है 432 सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये बत्तियां हैं जो एक साथ बदलती हैं वो 432 सेकेंड के बाद बदलेंगी एक साथ। इसको सेकेंड को मिनट और सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 432 को 420 सेकंड प्लस 12 सेकंड के रूप में लिखना है। 420 सेकंड बन जाता है आपका 7 मिनट और 12 सेकंड अलग रहेंगे, यानी कि ये बत्तियां पुनः एक साथ 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेंगी। अब चूंकि पहले जो बदली थी वो 8:20 पर एक साथ बजी थी, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद यानी कि 8:27 पर पुनः एक साथ वो बदलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 56 वर्ग सेंटीमीटर। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 56 को आपको ऐसे टुकड़ों के रूप में दिखाना है कि जिनका गुणनफल 56 हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 56 में लंबाई और चौड़ाई सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणे 56 के रूप में, यानी कि 56 एकम 56 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा होगी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर गुणे 56 सेंटीमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई 1 हो और चौड़ाई 56 हो, या लंबाई 56 हो चौड़ाई 1 हो। उसके बाद 2 गुणे 28 के रूप में लिख सकते हैं, 4 गुणे 14 के रूप में लिख सकते हैं और 7 गुणे 8 के रूप में लिख सकते हैं। इन सब में जो दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 56 के बराबर होगा। तो जो आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, इस 56 वर्ग सेंटीमीटर को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष प्रश्न दिए हैं। पहला नंबर यहाँ पर जैसे दिया है कि नारियल के एक ढेर को 2, 3 और 5 के समूह में विभक्त किया गया है। प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या, यानी कि उस ढेर में जो नारियल है उनकी संख्या ज्ञात करनी है कि यदि 2-2 की ढेरी लगाई जाती है तब भी एक शेष बच जाता है, यदि 3-3 की ढेरी लगाई जाती है तब भी एक शेष बच जाता है, और यदि 5-5 की ढेरी लगाई जाती है तब भी एक नारियल शेष बच जाता है। तो इन प्रश्नों में आपसे देखिए क्या पूछा गया कि लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, चूंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम जो होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। या फिर आप लासा निकाल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तियाँ 6 पंचे 30 इनका हो जाएगा एलसीएम, और चूंकि एक संख्या शेष बच जाती है यानी कि एक नारियल शेष बच जाता है तो उसमें आपको एक जोड़ देना है। तो जो 31 होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ढेर में लघुत्तम नारियलों की जो संख्या होगी वो 31 हो जाएगी। यह है कि प्रश्न में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। तो यहाँ पर चित्र आप देखते हैं कि बीच में एक संख्या लिखी हुई है और उसके चारों तरफ सर्कल में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। पहले 2 चित्रों में ऐसा ही है, तीसरे चित्र में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला है खाना उसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वो संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो अंदर संख्या लिखी है उससे क्या संबंध है इनका। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 12, 36, 42 और 48 जो लिखा हुआ है,
इन सबका जो एचसीएफ है वो कितना आता है, 6 आता है, जो कि बीच में लिखा हुआ है, यानी कि जो बाहर संख्याएं लिखी हैं उनका एचसीएफ यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 14, 35, 49 और 63 में इनका एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो 7 आता है। तो यहाँ पर 30, 45, 60 और 75 का भी जब एचसीएफ आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 15, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको 15 भर देना है। प्रश्न 3 में यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं और इनके शीर्षों पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और एक संख्या बीच में लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर 3, 7 और 21 लिखा हुआ है और बीच में संख्या 21 लिखी हुई है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में 5, 3 और 8 और अंदर संख्या लिखी हुई है 120। इसी प्रकार यहाँ पर 8, 6 और 10 और अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 8, 10, 21, 120 और 100। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि जो बाहर संख्याएं लिखी हुई है शीर्षों पर और जो इसके अंदर संख्या लिखी है इनमें संबंध क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, 7 और 21 का जब एलसीएम ज्ञात किया जाता है तो कितना आता है, 21, यानी कि इन बाहर वाली संख्याओं का एलसीएम अंदर लिखना है। इसी प्रकार 5, 3 और 8 का जब एलसीएम ज्ञात किया जाता है तो 120 आता है, जो कि यहाँ पर भी आप देखते हैं कि अंदर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार 6, 8 और 10 का जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो आ जाता है 120। इसका मतलब जो चौथे ऑप्शन में 120 लिखा हुआ है इसका सही उत्तर होगा।